ओके। अच्छा, तो हम लोगों ने चैप्टर पढ़ना है 5। आज हम लोग F2 का चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 भी हमारा मटेरियल से रिलेटेड है। लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोगों ने मटेरियल की डिस्कशन की थी कि मटेरियल से रिलेटेड कौन-कौन से मेथड्स हैं, लाइफो, फाइफो, एवपो और मटेरियल जो परचेज साइकिल होता है उस पे हमने डिस्कशन की थी। आज हम लोग F2 का चैप्टर 5 पढ़ने लगे हैं जो कि न्यू बुक के अकॉर्डिंग है। न्यू बुक हमारी जो अ, न्यू कैपलन का एडिशन है। कैपलन न्यू एडिशन 2023 2024 2023 2024 न्यू एडिशन। ओके, सो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डर क्वांटिटीज एंड रीऑर्डर लेवल। ऑर्डर क्वांटिटीज और रीऑर्डर लेवल का क्या मतलब होता है? बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मटेरियल से रिलेटेड हमारी डिस्कशन है, तो मटेरियल से रिलेटेड हमें ये पता होना चाहिए कि कितना मटेरियल ऑर्डर करना है और कब ऑर्डर करना है। ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच, कितना हमने मटेरियल ऑर्डर करना है, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमें 500 यूनिट की ज़रूरत है और हम उसके लिए 1000 यूनिट मटेरियल मंगवा के रख लेंगे। नो, ये अगर हमने कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हमने ओवर परचेजिंग कर दी है। ओवर परचेजिंग का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आपको अगर ज़रूरत नहीं है, ज़ाहिर है वो लेट लेट यूज होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका कैश टाइड अप हो जाएगा। एक तो कैश टाइड अप भी हो जाएगा, दूसरी चीज ये है कि आपको होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है, यानी कि उस सामान को रखने का आपको वेयर हाउस का रेंट पे करना पड़ेगा। तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमें मंगवाना चाहिए। और री ऑर्डर लेवल क्या होता है कि हमें व्हेन कि कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, मतलब हमारे पास कितने यूनिट बच जाएं, रहते हूं तो हमें अगला ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। री ऑर्डर लेवल मतलब हमें ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास इतने यूनिट रहते हैं तो अब मुझे ऑर्डर करना चाहिए, तो उसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये जैसे यहाँ पे ये चीज़ें बताई हुई भी हैं। आइडेंटिफाई एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग। हमने ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट का डिफरेंस पढ़ना है। ऑर्डर करने की कॉस्ट और जो होल्डिंग कॉस्ट है उनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि उसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमने कैसे कैलकुलेट करना है गिवन डाटा से, और इंटरप्रेट कैसे करना है। और कैलकुलेट करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट। विदाउट डिस्काउंट क्या इफेक्ट होता है और विद डिस्काउंट क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, जाहिर है जब परचेज की बात आती है, मटेरियल खरीदने की बात आ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम लोग मटेरियल, जाहिर है एक कॉन्सेप्ट हमने MA 1 में MA 2 में पढ़ा हुआ है, वैसे भी रियल लाइफ में हमने ये सुना हुआ है कि जब बल्क परचेज करते हैं, बल्क परचेज का मतलब ये होता है हम नॉर्मली खुद भी रैंडमली बाजार जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ज्यादा चीजें लेंगे तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा चीजें मिलने लेने के ऊपर, ज्यादा सामान खरीदने के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है सप्लायर की तरफ से। तो हमने ये चीज देखनी है विदाउट डिस्काउंट विद डिस्काउंट क्या इफेक्ट आता है। फिर हम मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होनी चाहिए जब आपको स्टॉक रिप्लेनिश करना है, रिप्लेनिश दोबारा से अपडेट करना है, दोबारा से आपको कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए। मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे करनी है आपने। कॉस्ट को हमने बेसिकली, क्योंकि हम लोग ACCA के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम बिजनेस के स्टूडेंट हैं, तो बिजनेस के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमें अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक है, कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है। उसकी रीजन क्या है कि हम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना है। तो हम यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि कॉस्ट हमारी रिड्यूस से रिड्यूस ही हो सके। तो उसके लिए इस चैप्टर के अंदर हमने जो पढ़ना है वो रीऑर्डर लेवल पढ़ना है। रीऑर्डर लेवल के हमें कब अगला ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी और रीऑर्डर लेवल क्या होगा। क्वांटिटी के अंदर हम ये देखेंगे कि कितने यूनिट्स मंगवाने हैं और रीऑर्डर कब हमने करना है। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है। इकोनॉमिक वर्ड जब आता है तो इसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक का मतलब यह है कि हमें जिसमें बेनिफिट हो रहा हो, और दूसरी चीज ये कि हमारी कॉस्ट कम आ रही हो।
हम वैसे भी रियल लाइफ में ये वर्ड यूज करते हैं कि यार कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बाइंग करते हैं जो इकोनॉमिकल हो, यानी कि हमारी कॉस्ट उसके अंदर कम आए। फिर कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्डिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, यानी कि आपको जो नंबर ऑफ यूनिट्स आपने खरीदे हैं उसको रखने के ऊपर भी कॉस्ट पे करनी पड़ती है, यानी कि स्टोर का जो रेंट है, जो किराया है, वो आपको पे करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा आपने इन्वेंट्री भी होल्ड नहीं करनी। फिर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट, मैंने पहले बताया कि ईओक्यू विदाउट डिस्काउंट भी देखेंगे, विद डिस्काउंट भी देखेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हम लालच के अंदर आके ये सोचते हैं कि बहुत ज्यादा यूनिट लेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। नो डाउट आपको डिस्काउंट मिलता है बहुत ज़्यादा बाल खरीदने में, बट उस डिस्काउंट के चक्कर में हम अपनी परचेज़ कॉस्ट नो डाउट कम करते हैं। परचेज़ कॉस्ट हम नो डाउट कम कर लेते हैं। बट इस केस के अंदर हम ये भूल जाते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा यूनिट अगर खरीद लिए तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट भी तो बढ़ेगी, उसको रखने की कॉस्ट भी तो बढ़ेगी। तो हम देखेंगे कि किस क्वांटिटी के ऊपर डिस्काउंट को अचीव करना चाहिए और कौन-सी क्वांटिटी है जिसके ऊपर हम डिस्काउंट को स्किप कर सकते हैं। ग्रेजुअल रिप्लेनिश ऑफ इन्वेंट्री विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमें थोड़े-थोड़े टाइम के बाद अपनी इन्वेंट्री को रिप्लेनिश करना होता है, अपडेट करना होता है, अपनी इन्वेंट्री को देखना होता है कि कितनी-कितनी इन्वेंट्री है, कैसे-कैसे उसको रीऑर्डर करना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री के अंदर क्या-क्या आएगा? होल्डिंग इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आप अपने पास इन्वेंट्री को रख रहे हो, इन्वेंट्री खरीद के रख रहे हो। किधर? स्टोर के अंदर। जैसे हम रियल लाइफ में सुनते हैं कि वेयर हाउस, गोदाम के अंदर लोग इन्वेंट्री रखते हैं, तो उसका हमें किराया देना पड़ता है। कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, उसका किराया हमें देना पड़ता है। रीजन क्या होती है होल्डिंग इन्वेंट्री की? अभी बुक को छोड़ के वैसे ही हम अगर रियल लाइफ के अंदर बात करें कि बहुत सारी रीजन हो सकती हैं होल्डिंग करने की, इन्वेंट्री को होल्ड करने की। ये रीजन हो सकती है कि आगे शायद स्ट्राइक्स आ जाएं, आपको माल चाहिए हो तो रोड्स ब्लॉक हो जाएं, आपका माल टाइम पे ना पहुंच सके, सामान टाइम पे ना पहुंच सके, तो प्रोडक्शन स्टॉप ना हो जाए आपकी, आप बिजनेस बंद करके थोड़ी बैठेंगे। या कोई इमरजेंसी डिमांड आ गई है, कुछ इमरजेंसी डिमांड को मेट करना है आपने, किसी ने आपको लग रहा है कि अभी मार्केट के अंदर इस चीज की डिमांड बढ़ने लगी है, तो आप वो बहुत ज्यादा मंगवा के रख लेते हैं कि अभी ये हमें आगे निकलने वाला है। तो कोई भी रीजन हो सकती है मटेरियल को होल्ड करने के लिए या इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए। द मेन रीजन दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल होल्ड इन्वेंट्री इज इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट कस्टमर डिमांड आर मेट एज सून एज पॉसिबल। कभी भी हो सकता है, अर्जेंट ऑर्डर आपको आ सकता है, कभी भी इमरजेंसी के अंदर कोई डिमांड आ सकती है, तो आपके पास एटलीस्ट मटेरियल होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए ताकि आप उसको क्या कर सको, ऑन टाइम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सको। क्योंकि अगर आप कस्टमर की डिमांड ऑन टाइम पूरी नहीं करते या फिर आप कस्टमर को टाइम पे चीज नहीं देते, तो वो कस्टमर फिर नेक्स्ट टाइम आपकी तरफ नहीं आता। इसका मतलब आप अपना कस्टमर लॉस्ट कर रहे हो। इफ कस्टमर डिमांड्स आर मेट, कस्टमर विल बी हैप्पी। डेफिनेटली आपने कस्टमर को टाइम पे चीज बना के दी है, टाइम पे डिलीवरी दी है, तो वो अगली बार भी आपसे ही ऑर्डर करेगा, तो वो कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा। इफ कस्टमर आर हैप्पी, सेल्स एंड देयरफॉर प्रॉफिट विल इंक्रीज। जाहिर है अगली बार भी वो आपसे ही ऑर्डर करेगा, आपको ही सेल देगा। जब आपके पास सेल्स इंक्रीज होंगी, शायद उस कस्टमर से आपके रेफरेंस, उस कस्टमर के रेफरेंस से आपके पास और भी सेल होती रहे, और भी उसके जानने वाले लोग आपसे ही बाइंग करें क्योंकि आपने उसको सेटिस्फाई किया है। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होता है। होल्डिंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री विल प्रिवेंट होल्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जाहिर है मैंने आपको पहले बताया कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि पीछे से मटेरियल पहुंचने में लेट होता है, मतलब डिलीवरी लेट मिलती है, तो आगे हम अपनी प्रोडक्शन को तो स्टॉप नहीं कर सकते ना। तो हमें क्या करना है, हम ये चीज, इस चीज से प्रिवेंशन चाहते हैं कि ये ना हो कि हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाए, ये ना हो कि हमारी प्रोडक्शन रुक जाए। उस चीज से बचने के लिए हम मटेरियल ज्यादा मंगवा के रख लेते हैं। जैसे बहुत सारी ईद की छुट्टियां हो जाती हैं या वो कोई और इवेंट हो जाता है, 6-7 दिन मटेरियल नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में, तो लोग क्या करते हैं, एडवांस में बाय करके रख लेते हैं। अब होल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? होल्डिंग कॉस्ट में सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि स्टोर में रखने की कॉस्ट, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, जैसे कि
कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंट्री होल्डिंग इन्वेंट्री आर नाउन एज होल्डिंग कॉस्ट। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टोर के अंदर यूनिट को रखने की कॉस्ट, सम टाइम ऐसा होता है कि और तरह की कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है, जैसे कि आपने उन यूनिट्स की इंश्योरेंस कराई हुई थी, वो भी होल्डिंग कॉस्ट है। जाहिर है आपने उन यूनिट्स को खरीदा और उसको इंश्योर्ड कराया कि कि कोई डैमेज ना हो, कुछ भी आते हुए डिलीवरी में कोई मसला ना हो या कुछ भी, तो उसके लिए आपने कुछ फीस पे की, तो डेफिनेटली वो आपकी होल्डिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री। ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप इन्वेंट्री, इंटरेस्ट कौन सा वाला? लाइक आपने जो जो पैसे जिस पैसे से आपने इन्वेंट्री खरीद लिया, ठीक है, जिस पैसे से आपने इन्वेंट्री खरीद लिया, अब वही पैसा अगर आप इन्वेंट्री में ना टाइड अप करते, यानी कि वो उसके साथ टाइड अप हो गया, अटैच हो गया इन्वेंट्री के साथ, अगर वो ना करते, आप वो पैसे बैंक में जमा कराते, तो बैंक में डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट मिलता। तो ये आपकी एक कॉस्ट होल्डिंग में ही जाती है कि आपने वो इंटरेस्ट लॉस किया, और वो अब आपने होल्डिंग कॉस्ट को ही कंसीडर करना है कि वो आपको होल्डिंग कॉस्ट में पड़ रहा है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस, जो स्टोर करने की स्पेस, गोदाम की स्पेस की जगह पे आपने रेंट दिया, तो रेंट भी आपकी क्या हो गई? ये जो कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस है, ये क्या है? ये आपने रेंट पे किया जिस जगह पे आप सामान होल्ड कर रहे हो, रख रहे हो। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, ये आपने जो अपने इन्वेंट्री के इन्वेंट्री स्टॉक के अंदर या स्टोर के अंदर रखी है, उसको इंश्योर्ड कराया कि कोई डैमेज ना हो सके, कुछ ना हो सके, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उसके लिए भी आपने फी पे की कि अगर डैमेज वगैरह या कुछ होता है तो एटलीस्ट कुछ कंपनसेशन मिल जाए, तो वो भी होल्डिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में ही जाएगा। दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होते हैं, एक हमारे पास आता है बफर इन्वेंट्री। बफर इन्वेंट्री और बाकी हम लोग आगे चल के देखेंगे। बफर इन्वेंट्री किसको कहते हैं? बफर या सेफ्टी स्टॉक, मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे के इरिवर्सिबल यूज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सॉरी एक दूसरे की जगह पे यूज होते हैं। सेफ्टी स्टॉक या बफर स्टॉक क्या होता है? जो फॉर द पर्पस ऑफ इमरजेंसी रखा जाता है, एक्स्ट्रा स्टॉक हम बोल सकते हैं कि जो सेफ्टी स्टॉक रखा गया है, एक्स्ट्रा स्टॉक रखा गया है कि हाँ कभी इमरजेंसी हो गई तो इतना स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ होना चाहिए। Buffer inventory is basic level of inventory held for emergencies and prevent stock out, ताकि आप स्टॉक आउट ना हो सको। स्टॉक आउट होने का मतलब ये होता है कि आपको कस्टमर ने डिमांड की किसी चीज की और आपने उसको कहा कि अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल, इसका मतलब आप स्टॉक आउट हो, आपके पास वो स्टॉक पड़ा हुआ ही नहीं है। तो फिर वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम शायद आपको ऑर्डर ही ना दे या आपके पास आए ही ना कि इनके पास चीज तो हो नहीं अवेलेबल होती, तो उसके माइंड में वो पुरानी बात हो तो वो ना आए। सेफ्टी इन्वेंट्री, मैंने पहले बात की कि सेफ्टी स्टॉक और ये बफर स्टॉक एक ही चीज होती है। मिनिमम इन्वेंट्री लेवल, जैसे कि अगर हम लोग एक इन्वेंट्री का ग्राफ होता है, इसी में हम लोग देखेंगे भी, एक मैक्सिमम इन्वेंट्री होती है, एक जी पॉइंट होता है, यानी कि रिटर्न पॉइंट होता है कि कितना होगा, और एक मिनिमम लेवल होता है सेफ्टी इन्वेंट्री के, इससे इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैं रियल लाइफ की एग्जांपल दूं कि अगर कोई एक बंदा छोटी सी दुकान भी खोलता है, तो एटलीस्ट वो किसी भी चीज की, जैसे अगर बुक्स की शॉप की बात करूं, तो एक बंदा है अगर उसने बुक्स की शॉप खोली है, तो एटलीस्ट वो जो बुक सेल कर रहा है उनकी दो चार बुक्स तो एक्स्ट्रा लेके ही रखेगा, अगर वो ऑर्डर थोड़े थोड़े दिन के बाद मंगवा लेता है तो इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट आपको होल्डिंग रखनी होती है। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है? होल्डिंग कॉस्ट उस चीज को अपने पास रखने की कॉस्ट, यानी कि अपने पास स्टोर करने की कॉस्ट, जिस रूम में आप रख रहे हैं वो उस बिल्डिंग का किराया, उस बिल्डिंग का रेंट। फिक्स कॉस्ट और सॉरी डिस्टिंक्ट बिटवीन फिक्स होल्डिंग कॉस्ट एंड वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, ये ऐसा होता है कि एक तो फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल भी होती है, मतलब होल्डिंग कॉस्ट। सम टाइम ऐसा होता है कि पर यूनिट के हिसाब से कॉस्ट इंक्रीज हो रही होती है, सम टाइम वो इंक्रीज नहीं भी हो रही होती। जैसे यहाँ पे हमें ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि फिक्स्ड होल्डिंग कॉस्ट इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। दोनों मैंने कहा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस भी होती है और स्टोरेज स्पेस भी होती है। नोट दैट कॉस्ट ऑफ स्टोरेज स्पेस में बी स्टेप फिक्स्ड। ये स्टेप फिक्स क्यों होगी? आप हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, जहां पे सर्टेन लिमिट हो, रेंट ऑफ अ
फैक्ट्री सर्टेन लिमिट का मतलब क्या है कि पर ईयर, पर ईयर का मतलब ये हुआ कि 1 साल तक वो फिक्स है, 12 महीने तक वो फिक्स है, अगले साल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ फिर फिक्स हो गया, अगले साल 10% इंक्रीज हुआ फिर फिक्स हो गया। जो रेंट है वो स्टेप फिक्स हो सकता है। इफ इंक्रीज वेयर हाउस इज नीडेड व्हेन हायर वॉल्यूम ऑफ इन्वेंट्री आर हेड। अच्छा, दूसरी कॉस्ट हमारे पास ये कैसे भी इंक्रीज हो सकती है, ये इसको हम स्टेप फिक्स कॉस्ट इस तरह भी इंक्रीज कर सकते हैं। लेट से अगर मेरे पास अ फैक्ट्री हैज कैपेसिटी ऑफ 1000 यूनिट्स, मतलब मैं ये कहूं कि एक एक फैक्ट्री के अंदर कैपेसिटी ही इतनी है, लिमिट ही इतनी है कि वो उसके अंदर सिर्फ आप 1000 यूनिट रख सकते हो। तो जैसे मेरा ग्राफ ऐसे बनेगा कि 1000 यूनिट तक ये यहाँ पे फिक्स रही, जैसे ही मेरे 2000 यूनिट मैंने मंगवाने तो ये आगे थोड़ी सी इंक्रीज होगी, फिर 2000 लेवल तक ये फिक्स रहेगी, फिर 3000 जाएगी तो फिर इंक्रीज होगी, 4000 जाएगी, तो इस तरह अप टू सोन स्टेप फिक्स कॉस्ट जाएगी। लेकिन वेरिएबल होल्डिंग क्या है? वेरिएबल होल्डिंग इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइड अप इन इन्वेंट्री। द मोर इन्वेंट्री दैट इज हेल्ड द मोर कैपिटल इज टाइड अप। इसका मतलब क्या है? कैपिटल यानी कि वो पैसे जो हमारे उस इन्वेंट्री को खरीदने पे लग रहे हैं वो टाइड अप होता जा रहा है, टाइड अप मतलब अटैच होता जा रहा है। अगर मैंने 1000 यूनिट खरीदे तो 1000 यूनिट के ऊपर मेरा 5000 टाइड अप हुआ। इसी तरह 2000 यूनिट खरीदे तो और ज्यादा इंक्रीज होगा, 3000 खरीदे तो और ज्यादा। तो जितना मेरा इन्वेंट्री लेवल बढ़ता जाएगा ये वाली कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यूनिट बढ़ते हैं तो टोटल में तो ये इंक्रीज होती है ना। अगर पर यूनिट तो डेफिनेटली मैं कहती हूँ फिक्स है, पर यूनिट अगर 10 है तो ये बढ़ती ही जाएगी। 10,000 इंटू 10 करूंगी, 20,000 इंटू 10 करूँ, 25,000 इंटू 10 करूँ तो वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वेरिएबल होल्डिंग कॉस्ट ये है। Holding costs are often stated as being valued at certain percentage of average inventory held। अब होल्डिंग कॉस्ट को हमेशा जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम किस परसेंटेज पे करते हैं? उसको हम परसेंटेज करते हैं एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड के ऊपर। इस कॉन्सेप्ट को मोस्टली स्टूडेंट नहीं समझते और उनको समझ नहीं आती कि ये इसकी क्या बात है। बेसिकली इसका फॉर्मूला जो है उसके अंदर भी हम एनुअल ACH लिखते हैं। इसका फॉर्मूला जो है ना, मोस्टली स्टूडेंट का ये एक मिसकंसेप्शन रहती है। 1 मिनट। जैसे एनुअल CH है, मल्टी एनुअल CH इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल CH इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इनटू CH पर यूनिट। अब बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स का ये माइंड में होता है कि ये क्या बात हुई, हम एन यहाँ पे भी CH कैलकुलेट कर रहे हैं, इज इक्वल टू में हम एवरेज इन्वेंट्री लगा रहे हैं और उसको भी CH से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये क्या कॉन्सेप्ट है कि इधर भी CH है इधर भी CH है, कैलकुलेट कैसे हो रहा है? तो एक बात आपने याद रखनी है कि ये वाली इन्वेंट्री कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये एनुअल है, ये एनुअल है। एनुअल सी एच का मतलब ये है कि पूरे साल की टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, पूरे साल की टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। और ये जो CH है, ये CH है पर यूनिट। इसका मतलब ये है कि एक यूनिट को स्टोर में रखने की कितनी कॉस्ट आई। जितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे ऑन एन एवरेज उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे CH के साथ। अब फिर एक कॉन्सेप्ट ये भी नहीं समझ आता बच्चों को कि एनुअल CH इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय CH पर यूनिट। वो ये कहते हैं कि ये एवरेज क्यों करते हैं, मतलब अगर मैं इस फॉर्मूला को ओपन करूं तो इस फॉर्मूला को ऐसे हम करते हैं, क्वांटिटी Q, या कहीं पे इसको X भी लिखा जाता है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CH पर यूनिट। ये फॉर्मूला ऐसे होता है, Q/2, या Q लिखा जाता है क्वांटिटी, या फिर X लिखा जाता है, कहीं पे X यूज होता है कहीं पे Q यूज होता है, बात एक ही है। वो ये कहते हैं एवरेज इन्वेंट्री क्यों है, उसके पीछे लॉजिक ये है, उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि आप जो इन्वेंट्री मंगवाते रहते हो, आपने जो इन्वेंट्री ऑर्डर की वो इन्वेंट्री सारी की सारी आपके स्टोर में नहीं रहती।
इन्वेंट्री दूसरी चीज, कभी आप ज्यादा मंगवाते हो, कभी आप कम मंगवाते हो, कभी वो इन्वेंट्री स्टोर से निकल रही होती है, कभी स्टोर में ऐड हो रही होती है, कभी निकल रही होती है, कभी ऐड हो रही होती है। इसका मतलब हर वक्त सेम इन्वेंट्री स्टोर में तो नहीं रह सकती ना। जो हम मंगवा रहे होते हैं उसमें से सेल आउट भी तो कर रहे होते हैं, या उसको प्रोडक्शन में भी तो यूज कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने तो एवरेज करके निकाल लिया ना कि ऑन एन एवरेज। इसका मतलब ये फ्लक्चुएशन है इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री कभी ज्यादा हुई, कभी कम हुई, कभी ज्यादा कभी कम। मतलब ये इन इजी कॉन्सेप्ट के, कभी इन्वेंट्री हम खरीद रहे होते हैं तो उसमें से कभी प्रोडक्शन को इशू कर रहे होते हैं। किसी जगह हमारे पास कम यूनिट रह गए होते हैं, किसी जगह ज्यादा हमने और मंगवा लिए होते हैं, मतलब जिस जिस जगह हम ऑर्डर कर रहे थे। तो इस चीज की वेरिएशन जो आ रही है उससे बचने के लिए हम यहाँ पे एक एवरेज निकाल लेते हैं। एक एवरेज, जो वैसे भी वेरिएशन वाला डाटा होता है उसको ऑन एन एवरेज बेस रखा जाता है, ताकि हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए, मतलब ठीक रिजल्ट्स आए। तो हम क्या करते हैं कि होल्डिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, बीइंग वैल्यूड एट अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। मैंने यहाँ पे कहा ना कि एक एवरेज इन्वेंट्री, ये कभी क्योंकि इन्वेंट्री यहाँ पे ज्यादा हुई, फिर हमने प्रोडक्शन को इशू किया, कम हो गई, फिर ऑर्डर हमने करके मंगवाई, स्टोर में ज्यादा हो गई, फिर स्टोर से निकली, तो उसको एवरेज हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट ऐसे बनती है। ये फॉर्मूला भी है, हम अभी कैलकुलेशन भी करेंगे, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, फिर वेरिएबल होल्ड, सॉरी, स्टॉक आउट कॉस्ट है। स्टॉक आउट कॉस्ट है तो इसका मतलब अक्सर स्टूडेंट ना इस चीज को मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, या हम ये कहते हैं कि इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं। मिस इंटरप्रेट करने का मतलब ये है कि मोस्टली स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि स्टॉक आउट कॉस्ट है तो स्टॉक आउट कॉस्ट में हमारे पैसे किस तरह जा मतलब लग रहे हैं, या हमारी कॉस्ट तो ना हुई है। बेटा, इसमें आप कॉस्ट बियर कर रहे हो। वो ये समझते हैं कि स्टॉक आउट का मतलब क्या है। स्टॉक आउट का मतलब ये है ना, कस्टमर ने ऑर्डर किया, मतलब हमारे पास कस्टमर का ऑर्डर आया, हमारे पास सामान नहीं था, नॉट अवेलेबल था, तो हमने क्या किया, हम उसको नहीं दे सके। तो इसमें कॉस्ट का कहाँ से ताल्लुक आ गया? डेफिनेटली ताल्लुक है। आपने कस्टमर लॉस्ट किया है, आपने कस्टमर लॉस्ट किया है। कस्टमर लॉस्ट करने की वजह से आपकी सेल्स कम हुई है। सेल्स कम होने की वजह से आपका प्रॉफिट कम हुआ है। प्रॉफिट कम हुआ तो इसका मतलब पीछे कॉस्ट बनाने, यूनिट तो बना हुआ है, यूनिट सेल तो नहीं हुआ, तो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो इसका मतलब कॉस्ट एसोसिएटेड विद रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री दैट इंक्लूड लॉस्ट ऑफ सेल। ऑलरेडी मैंने बताया कि सेल्स लॉस्ट हो जाएंगी। क्यों लॉस्ट हो जाएंगी? कस्टमर चला गया, कस्टमर चला गया, यूनिट्स तो बने हुए हैं, तो गुडविल खत्म होती है, आपकी कंपनी को रेटिंग बुरी मिलती है कि आप लोग सही से कस्टमर की डिमांड को ही नहीं फुलफिल करते। तो ये स्टॉक आउट कॉस्ट बी बियर कंपनी को करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट के माइंड में ये होता है कि स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे हुई, ये तो कोई स्टॉक आउट कॉस्ट ना बनी कि आप, कस्टमर ने डिमांड की तो हमने नहीं ऑर्डर दिया, तो इसमें कॉस्ट कहाँ से आ गई? कॉस्ट डेफिनेटली है, आपकी सेल इंक्रीज हुई है, आपका वो यूनिट बना हुआ पड़ा हुआ है, और आप सॉरी आपने, अगर नहीं भी है आपके पास अवेलेबल, सॉरी यूनिट तो नहीं है तभी तो आप स्टॉक आउट हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपकी सेल लॉस्ट हुई है। सेल लॉस्ट होने का मतलब यह है कि आपका कस्टमर चला गया। कस्टमर चला गया तो इट मीन्स कि आपका प्रॉफिट कम होगा, तो वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। उसके बाद हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है। अब होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को हमने लिंक करना है, लेकिन उससे पहले हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। अब ऑर्डर कॉस्ट होती क्या चीज है? ऑर्डर कॉस्ट किसी भी चीज को मंगवाने की कॉस्ट होती है। यानी कि किस जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस किया, अब आप कहोगे मंगवाने की कॉस्ट क्या मतलब हुआ? मैंने ऑर्डर प्लेस किया, वट एवर मैंने ऑनलाइन प्लेस किया, वट एवर मैंने खुद जाके लाया, उसमें कुछ ना कुछ पैसे लगे। ऑनलाइन हम प्लेस करते हैं तो वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं, ठीक है, वो डिलीवरी चार्जेस लेते हैं। हम खुद बाजार जाके लेके आते हैं चीज, तो इसका मतलब क्या है कि बाजार जाने का हमें फेयर चार्ज हुआ, तो वो ऑर्डर कॉस्ट होती है। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट होती है। या कोई डिलीवर करके गया तो डेफिनेटली मैंने कहा कि डिलीवरी चार्ज करेगा वो, तो वो ऑर्डर कॉस्ट होगी। Every time an order is placed to purchase material, an
ऑर्डर कॉस्ट, जब भी आप मटेरियल परचेज करते हो तो मैंने पहले बताया कि जब आप कोई चीज लेके आते हो या किसी से मंगवाते हो तो परचेज आपने किया, परचेज करने के ऊपर आपकी ऑर्डर कॉस्ट आती है। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्लेसिंग ऑर्डर आर नाउन एज ऑर्डरिंग कॉस्ट। मैंने ऑर्डर प्लेस करने तक जितनी भी कॉस्ट, मतलब ऑर्डर प्लेस किया तो उसमें जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो सारी ऑर्डर कॉस्ट है। एंड इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड डिलीवरी कॉस्ट। डिलीवरी कोई करेगा या एडमिन को हमने बताया ऑर्डर करने के लिए या कुछ भी, तो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ऑर्डर प्लेस करने के ऊपर, पर यूनिट के ऊपर, वो पर यूनिट के ऊपर तो ज़ाहिर है फिक्स होती है, टोटल के अंदर वो चेंज होती रहती है। टोटल के अंदर इसलिए चेंज होती रहती है कि जितने नंबर ऑफ यूनिट्स या ऑर्डर ज़्यादा प्लेस होंगे। आप ये देखो ना, सिंपल ये चीज़ है। अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में बताऊं तो एक चीज़ मैंने बाजार से लानी है, मार्केट से मैंने लानी है। अगर मैंने एक चीज़ को एक बार जाके लाया, एक बार जाके वन टाइम अगर मैंने जाके बाय किया तो वन टाइम मुझे वन एक बार जाने का $100 फेयर, लेट से $100 फेयर चार्ज हुआ। मैं दूसरी बार जाऊंगी तो 200 हो जाएगा, तीसरी बार जाऊंगी 300। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करूंगी या ऑनलाइन भी ऑर्डर प्लेस करूंगी तो डिलीवरी की कॉस्ट तो मुझे हर बार देनी ही देनी है। अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं एक ही बार सारे ऑर्डर मंगवा लूं, मतलब मैं 1000 यूनिट ना एक ही बार जाके ले आऊं बाजार से, या एक ही बार डिलीवरी करवा लूं ताकि मुझे ना एक ही बार $100 पे करना पड़े, यानी कि $100 पे करना पड़े। लेकिन मैंने ये तो कम कर लिया, ये जो बढ़ता हुआ था ये तो कम कर लिया, ये तो ऑब्वियसली मेरा रिड्यूस हो गया। बट इस केस के अंदर मैंने ये ज्यादा मंगवा के मैंने एनुअल CH बढ़ा दी, स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज कर दी। तो मैं अगर इसको डिक्रीज कर रही हूँ तो ये इंक्रीज हो रही है। दूसरे केस के अंदर अगर मैं ये कहती हूँ कि कम कम मंगवाती हूँ, मतलब मैं ये करती हूँ कि 100 मंगवा लेती हूँ या 500 या, तो फिर ये बढ़ती है। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर बार बार प्लेस होंगे तो ये बढ़ेगी, ये कम होगी तो ये बढ़ेगी। इसका मतलब एनुअल CH और एनुअल CO एक दूसरे के रिवर्सल चलती हैं, ऑपोजिट चलती हैं। एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, दूसरी बढ़ती है पहली कम होती है। प्लेसिंग ऑर्डर यूजुअली फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के अंदर फिक्स होती है। प्लेसिंग ऑर्डर विल इंक्रीज पोर्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस। ऑलरेडी मैंने एग्जांपल से बताया, जितनी बार बाजार जाएंगे या जितनी बार कोई डिलीवर करके जाएगा उसके ऊपर कॉस्ट तो चार्ज होगी ही होगी। दे देयरफॉर एग्जिबिट बिहेवियर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जाहिर है फिर उसका पोर्शन जो है वो किस पे जाता है, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर। क्यों वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जाता है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा प्लेस करते हैं हम, उतना ये कॉस्ट बढ़ती जाती है। एक ऑर्डर किया, 1 ऑर्डर 100 कॉस्ट, और 2 ऑर्डर हुआ तो 200 कॉस्ट, 3 ऑर्डर हुआ तो 300, अप टू सो ऑन, ये वेरिएबल में जाएगी। डिलीवरी कॉस्ट फिक्स होती है पर डिलीवरी, एक ऑर्डर के लिहाज से फिक्स होती है। मतलब अगर मैंने कहा किसी को कि फलां जगह से मुझे ये चीज ला के देनी है, वहां से यहाँ आने तक नॉर्मली फिक्स होती है। टोटल डिलीवरी आल्सो इंक्रीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्यों? एक बार वो बंदा आएगा तो पर डिलीवरी के हिसाब से वो फिक्स है। एक बार वो आएगा तो $100 या $50 ही चार्ज करेगा एक बार। दूसरी बार मैंने उसको फिर ऑर्डर किया, वो दोबारा से 50 लेगा। तीसरी बार किया फिर 50। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शन अपवर्ड जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा होते जा रहे हैं वो बढ़ती जा रही है। देयरफॉर बिहेव वेरिएबल कॉस्ट इफ इन्वेंट्री लेवल आर टू लो। अगर इन्वेंट्री लेवल टू लो हो तो द डेंजर दैट द नंबर ऑफ स्टॉक आउट्स विल इंक्रीज एंड देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड। अगर आपका ऑर्डर लेवल, आपका जो इन्वेंट्री लेवल है वो कम है तो इसका मतलब यह है कि आप कस्टमर की डिमांड को टाइम पे पूरा नहीं कर पाओगे। नहीं पूरा कर पाओगे तो उसके लिए आपको अर्जेंट अर्जेंट और ऑर्डर कॉस्ट करनी पड़ेगी, मतलब और ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे अर्जेंट बेसिस के ऊपर, के भेजो सामान मुझसे कस्टमर मांग रहा है, तो वो ज्यादा पैसे चार्ज होंगे, ऑर्डर कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसी तरह an increase in the number of order will cause corresponding increase in the ordering cost। जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं, ये तो हमने पहले बात कर ली, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों? जितनी बार एक ऑर्डर की कॉस्ट 100 थी तो एक की 100 है, दो हुई तो 200 हो गई, तीन हुआ तो 300, अप टू सोन इसी तरह। It is essential that therefore to maintain inventory at level known as optimum level। optimum level होता है जो कि बेसिकली बेस्ट लेवल होता है। बेस्ट लेवल कैसे होता है? जहां पे हमारी जो सी एच एनुअल, सी एच एनुअल, CO बेसिकली
मिनिमम हो, मतलब कम हो, रिड्यूस हो। और इसके फ़ायदा हमें हम इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारी टोटल एनुअल कॉस्ट भी इससे कम हो रही होती है, क्योंकि कंपनी का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कंट्रोल करना है, स्टॉक को कंट्रोल करना है, ताकि ज़्यादा कॉस्ट ना आए और होल्डिंग कॉस्ट कम हो, ऑर्डर कॉस्ट कम हो, स्टॉक आउट कॉस्ट मिनिमम लेवल पे रहे, सारी चीज़ें कम हों। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ कंपनी यूजेस कंपोनेंट्स एट द रेट ऑफ 6000 यूनिट्स। कंपनी कितने यूनिट्स यूज कर रही है? 6000 यूनिट्स पर ईयर, विच आर बॉट इन एट अ कॉस्ट ऑफ 1.20 पाउंड या 1.20 स्टर्लिंग आप कह सकते हो, ईच फ्रॉम द सप्लायर। एक सप्लायर से आपको बॉट कॉस्ट यानी कि बाय करने की कॉस्ट कितनी पड़ी है? 1.2। इसका मतलब ये बॉट कॉस्ट है, तो बॉट कॉस्ट कौन सी होती है? ये बेसिकली हमें ऑर्डर कॉस्ट पड़ती है। क्यों ऑर्डर कॉस्ट पड़ती है? ओह सॉरी, ये परचेज कॉस्ट हमें बॉट कॉस्ट पड़ रही है। द कंपनी ऑर्डर 1000 यूनिट्स each time it place an order, and the average inventory held is 500 units। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 500। एवरेज उसने खुद करके दे दी है, अदरवाइज अगर एवरेज ना दी हुई हो तो हमें एवरेज करनी पड़ती है। इट कॉस्ट 20 ईच टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर। और एक ऑर्डर की कॉस्ट सीओ कितनी है? 20। एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट 20 है, यानी कि आप उसने आगे लिखा है कि रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑर्डर, कि आप जितनी मर्जी क्वांटिटी ऑर्डर करो, एक टाइम के ऊपर आप 1000 यूनिट मंगवाओ, 2000 यूनिट मंगवाओ, या वट एवर जितनी भी मंगवाओ, आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी? आपको पड़ेगी 20। एक बार की कॉस्ट 20 पड़ेगी। तो अब उसने हमसे क्या यहाँ पे डिमांड किया है? रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट में हमें कहा गया है, अच्छा आगे और भी हमें डाटा दिया गया है। द होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। होल्डिंग कॉस्ट उसने बता दिया है कि एवरेज इन्वेंट्री का 20% हमने लेना है। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, दो चीजें पूछी हैं। इसका फॉर्मूला भी और इसका फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं। होल्डिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है एनुअल सी एच इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाय सी एच पर यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है एनुअल सीओ, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर, ज़रा ऑर्डरिंग कॉस्ट है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय सीओ पर ऑर्डर, सीओ पर ऑर्डर। तो अब हमने क्या करना है? अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है, एनुअल सीओ कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। एनुअल सीओ, सीओ के लिए क्वेश्चन में हमें डाटा इजीली अवेलेबल है। सीओ के लिए हमने ये यूज़ करना है कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्डर के निकालने का तरीका क्या होता है? ये जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना, इसको निकालने का, फाइंड आउट करने का एक मेथड होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर गिवन ना हो तो। एनुअल यूजेज, एनुअल यूजेज मतलब साल के अंदर मटेरियल यूज कितना होगा, डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, एक ऑर्डर का साइज कितना है, वहां से नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल आएंगे, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीओ के साथ। तो अगर देखा जाए डाटा के अंदर, तो एनुअल यूजेज हमारा साल का, पर ईयर यूजेज कितना है? 6000। और एक ऑर्डर, ईच ऑर्डर का साइज कितना है? 1000 यूनिट्स। तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए ना, कि कितने ऑर्डर कंपनी ने करने। तो हम यहाँ पे करेंगे 6000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ऑर्डर कॉस्ट, हमें यहाँ पे दी हुई है 20, ये सीओ पर यूनिट दी हुई है। हम इसको कर लेंगे 20। तो एक मिनट कैलकुलेशन में कर लूँ, 6000 डिवाइडेड बाय 1000 दैट इज ओके इंटू 20। तो ये आ जाएगा सिक्स, ये तो आ जाएगा 6, और 6 इंटू 20 120। ये हमारे पास सेकंड रिक्वायरमेंट हो गई 120 डॉलर। अब हमें होल्डिंग कॉस्ट चाहिए। होल्डिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हमने क्या लिखा हुआ है? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री इंटू
होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। एवरेज इन्वेंट्री मैंने आपको बताया था कि एवरेज इन्वेंट्री हम कैसे करते हैं, हमें यहाँ पे क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 करना होता है इनटू सी एच पर यूनिट। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर होल्डिंग को एवरेज इन्वेंट्री करके दी हुई है 500। एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी हमें करके गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 500। 500 ऑलरेडी एवरेज है ना, उसको करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट इज 20% पर एनम ऑफ एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड। 20% पर एनम एवरेज इन्वेंट्री हेल्ड है, तो हमें बॉट कितने में हुई थी, 1.2 में। 1.2 में जितने में हमने खरीदा था उसको, तो जो खरीदने की कॉस्ट होती है उसको भी हम इसमें डालेंगे होल्डिंग में, मल्टीप्लाई बाय 20%। 20% हमने लेना है, तो 500 कैलकुलेट करते हैं हम। 500 इंटू 1.20 multiply by 20%, दिस इज ऑल्सो 120। तो इसका मतलब ये होता है एनुअल सी एच इज इक्वल टू एनुअल सी ओ हो जाए, इट मीन्स कि हमारा कॉस्ट का मॉडल, सॉरी, ये जो कॉस्ट है ना ये इफेक्टिव है, मतलब जो ऑर्डर हम प्लेस कर रहे हैं ये अच्छा है, क्योंकि दोनों कॉस्ट सेम हो गई हैं, दोनों कॉस्ट सेम हो गई हैं, और इसमें टोटल कॉस्ट भी हमारी मिनिमम होगी। वो कैसे होगी उसको हम देखेंगे ईओ क्यू मॉडल के अंदर, और ईओ क्यू मॉडल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके लिए पहले हमें ये सारे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, फिर उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब अंडरस्टैंडिंग्स भी सॉल्व करनी है। अभी ये टेस्ट ट्यूब अंडरस्टैंडिंग होमवर्क है, टेस्ट ट्यूब अंडरस्टैंडिंग 1, ये होमवर्क करना है, इसमें कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछना है। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।